मैंने यहाँ सुना है कोई टकलू वटलुओं की गैंग और चलती है, सुना है मैंने। वार्षिक उत्सव समारोह की अध्यक्षता कर रही डीग जिले की जिला शिक्षा अधिकारी आदरणीय बहन नीलकमल गुर्जर जी, हमारे साथ मौजूद भारतीय जनता पार्टी सीकरी मंडल के अध्यक्ष भाई ललित जी, ग्रामीण मंडल नगर के अध्यक्ष भाई यादराम जी राणा साहब, यहाँ के सीबीओ सियाराम जी, एडीओ साहब विशाल जी, सैनी समाज 28 के अध्यक्ष भाई मान सिंह जी सैनी साहब, आदरणीय मटोल गुरु जी और सीकरी के सब लोग यहाँ बैठे हैं। सीकरी के आसपास के भी सब लोग बैठे हैं। यहाँ बास बुर्जा से लेकर के और घमूड़ की और सीकरी तक सब लोग हैं यहाँ। अब किसी का भी नाम मेरे से रह गया तो गाली देंगे बहुत जोर से, क्यों गुरबख्शी ऐसी है ना। अभी फूटाकी वाले यूं कह रहे हैं साहब नाम तो तुमने लेने ही पड़ेंगे, नहीं लेने। तो मैं मां सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए मंच पर विराजमान सभी गुरुजन वृंदों के चरणों में नमन करता हूं। मंच के समक्ष विराजमान गुरुजन वृंदों के चरणों में नमन करता हूं। मैं नमन करता हूं उन पितातुल बुजुर्गों को जो मंच पर और मंच के सामने बैठे हैं। मैं प्रणाम करता हूं नौजवान साथियों को जो यहाँ सीकरी के अंचल में रहकर एक शिक्षा की अलग जगाने का भाव अपने मन में रखकर रात दिन एक करके विद्यालय के विकास और समाज के विकास की परिकल्पना अपने ध्यान में रखते हैं। मैं नमन करता हूं उन माताओं बहनों को जो ये भारत के वंशज के रूप में अपनी कोख से उन नौजवानों नवजात शिशुओं को जन्म देकर जो इस भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाने का सपना अपने मन में संजोए हुए, उन सभी मेरी माताओं बहनों को प्रणाम। उन बच्चों को बहुत सारा प्यार जो इस विद्यालय में अध्ययनरत है और आज का ये वार्षिक उत्सव जो देखने के लिए आए। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं कि कल ही गणतंत्र दिवस गया, 75वां गणतंत्र दिवस इस देश में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हमारे पत्रकार बंधु बैठे जो अपनी लेखनी से आपके हमारे सबके विचारों का आदान प्रदान अपनी लेखनी के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का काम करते। यहाँ वो लोग भी बैठे जो अन्य जिलों से आए हैं, चाहे वो अलवर के हों चाहे भिवाड़ी के हों, सबको मेरी ओर से बहुत बहुत प्रणाम साधुवाद। मैं एक शुभकामना और देना चाहूंगा। 22 जनवरी का दिन जो अविस्मरणीय रहेगा, हमने और आपने सबने मिलकर 22 जनवरी को जब रामलला अपने घर में पधारे, श्री राम मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबने घरों पर दीपक जलाकर एक नई दीपावली मनाने का एहसास। मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं आप सबको कि 2024 का वर्ष आप सबके जीवन में खुशियां लेकर के आएगा। आप दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करेंगे, आप भाईचारे की स्थापना करेंगे और नगर के साथ साथ ये राजस्थान भी एक सुनहरा राजस्थान बने, ऐसा सपना संजो करके आप अपनी दिनचर्या को करते हुए सामूहिक विकास की परिकल्पना लेकर अपना मन दृढ़ निश्चय करके कदम से कदम मिला करके चलेंगे। इसकी भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं आप सभी का कि आप सबने पूरी मेहनत, पूरा परिश्रम और आशीर्वाद देकर मेरे जैसे छोटे से राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता को राजस्थान की विधानसभा पर उसकी दहलीज पर पहुंचाकर आप सबका वकील बनकर आपकी आवाज बनने का जो मुझे मौका दिया, और आभार व्यक्त करना चाहता हूं पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके आशीर्वाद से बनी, इसका भी आपको बहुत बहुत साधुवाद। मैं
आभार प्रकट करना चाहता हूं राष्ट्रीय और प्रदेश के नेतृत्व का, जिन्होंने भरतपुर और डीग जिले को बहुत बड़ी सौगात देने का काम किया। हमारे ही और आपके बीच के लाडले आदरणीय श्री भजनलाल जी शर्मा साहब को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया, आशीर्वाद दिया, और उन्हीं की मंत्रिपरिषद में आपके वकील, आपके पैरोकार, आपके सेवादार, आपका नेता नहीं, आपके बेटे को राजस्थान की मंत्रिपरिषद में शामिल करके जो आपको सौगात दिए, मैं कहूंगा कि आप सब लोग हाथ उठा करके प्रदेश के नेतृत्व को और राष्ट्रीय नेतृत्व को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। आज मैं शिक्षा के मंदिर में खड़ा हूं, और शिक्षा के मंदिर में ऐसे समय पे खड़ा हूं जब देश अमृत काल से गुजर रहा। ये देश का अमृत काल हमारे और आपके लिए बहुत कुछ उपयोगी साबित हो सकता है। इस शिक्षा के मंदिर में खड़े होकर हम हमेशा, चाहे राष्ट्रीय पर्व के अवसर हो, चाहे समारोह हो, उन अवसरों पर समाज को संदेश देने का काम करते हैं। हमको और आपको चिंतन और मनन करना चाहिए कि भारतीय संस्कृति जो वेद पुराणों के समय से एक सर्वश्रेष्ठ संस्कृति के रूप में पूरे विश्व में जानी जाती है, उस संस्कृति के संरक्षण के लिए, उस संस्कृति को बचाने के लिए, उस संस्कृति को अपनाकर आत्मसात करके चलने के लिए हम और आप सब लोगों को इस समय पे संकल्प भी लेना चाहिए, क्योंकि देश में अनुकूल परिस्थितियां हैं। इन अनुकूल परिस्थितियों में हम सबको आत्मसात करना चाहिए कि हमारे जो बुजुर्गों ने परंपराएं चलाई, हमारे जो बुजुर्गों ने मार्गदर्शन दिया, और ये देश वेद और पुराणों के साथ साथ ऋषियों मुनियों का भी देश है। लोग कहते हैं कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान और देश होने के साथ साथ ये ऋषि प्रधान देश भी है, जिसमें गुरु परंपरा को सर्वश्रेष्ठ माना गया। आज जब मेरे ऊपर साफा बांधा जा रहा था तो मुझे ध्यान आया कि हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि गुरुओं के चरण छू करके उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वही मैंने संकल्प लिया है कि जब भी गुरु मेरे को साफा बांधने की कोशिश करेंगे, मैं उनके चरण छूकर उनकी साफा को माथे से लगाकर उन्हीं के माथे पर बंधवाने का काम करूं। उस गुरु और शिष्य की परंपरा और गुरु और शिष्य के जो संबंध है, उन संबंधों को निभाने की आवश्यकता है। आज गुरु अध्यापक के रूप में हमारे यहाँ है। बच्चे का जब समाजीकरण होता है, बच्चा जब 16 संस्कार से युक्त होता है और समाजीकरण की व्यवस्था में आता है, तो समाजीकरण की पहली जो पायादान माँ और बाप के बाद दूसरे पायदान पर हमारे गुरुजन आते हैं। इसलिए हमको जब बच्चे हम विद्यालय में आते हैं तो हमको प्रयास करना चाहिए कि हम धरती माँ को चरण छूकर, धरती माँ को प्रणाम करके, अपने माता पिता को प्रणाम करने के बाद गुरु के चरण छूकर स्कूल में प्रवेश करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी मन और बुद्धि शुद्ध होगा। मन और बुद्धि शुद्ध होगी तो शिक्षा ग्रहण करने में हमको निश्चित रूप से आसानी होगी और वहां पहुंच पाएंगे जो हमारे माँ बाप ने हमारे लिए सपने देखे। हम इन शिक्षा के मंदिरों पर, मैं जिला प्रशासन की बैठक ले रहा था, जिला प्रशासन की बैठक ले रहा था तो डीओ मैडम वहां मौजूद थी। मैंने कहा कि सरकारी व्यवस्थाएं होती है, अध्यापक लगाए जाते हैं, सरकार की व्यवस्थाएं हैं कि कमरे बन जाएंगे, खिड़कियां लग जाएंगी, किवाड़ लग जाएंगे, लेकिन अधिकतर देखने को मिलता है कि स्कूलों पर किसी की भैंस बंधी रही है, किसी की गाय बंधी है, कहीं कूड़ा पड़ा है, कहीं कड़वी रखी है, कहीं पत्थर पड़े हैं, ऐसा अक्सर देखने को मिलता है। तो मैंने डीएम मैडम को कहा था कि सरकार तो व्यवस्था करेंगी जो करेंगी, लेकिन आप एक निर्देश जारी करिए और गाँव में जाकर के संपर्क करिए। जो विद्यालय हमारे टूटे फूटे पड़े हैं, जिनकी पुताई अभी तक नहीं हो पाई, क्या हम उनकी पुताई कर सकते हैं? क्या वहाँ शौचालय निर्माण हुए, उनकी सफाई हो सकती है? क्या हमारे खेल के ग्राउंड है, उन खेल के ग्राउंडों को भी अतिक्रमण मुक्त करा करके हम छात्रों के लिए उपलब्ध करा सकते हैं? मैं साधुवाद और धन्यवाद दूंगा नीलकमल जी को। उन्होंने पहले ही दिन से इसकी शुरुआत करके डीग जिले में एक नया कीर्तिमान स्थापित करने की ओर वो बढ़ रही है और मुझे आशा है कि 15 फरवरी तक के लिए उन्होंने कहा था, 15 फरवरी तक वो काम पूरा भी होगा। इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक आदरणीय नथीलाल शर्मा जी और पूरे स्टाफ को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि मैं नजर घुमा करके देख रहा हूँ इस विद्यालय में साफ सफाई निश्चित रूप से है। अभी रोजाना भी होती होगी,
नहीं तो आज की सफाई का कोई निशान लग नहीं रहा। आप रोजाना यह सफाई करते हो, इस प्रांगण को बचा के रखते हो, आपको भी बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। और इसी तरह से शिक्षा के मंदिर को विकसित करने का संकल्प आप लेकर के चले। दोस्तों और नौजवान साथियों, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और सरकार बनते ही प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक संकल्प लिया, अपने अखबारों के माध्यम से पढ़ा होगा कि हम भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान बनाएंगे, अपराध मुक्त राजस्थान बनाएंगे और विकास की दृष्टि से नंबर 1 राजस्थान बनाने का हमारा संकल्प है। उस संकल्प को पूरा करने में जितना उत्तरदायित्व तो जनप्रतिनिधियों का है, उतना ही आम जनता के लोगों का है कि वो समय पर सूचना देने का काम करें, समय पर सहयोग करने का काम करें। निश्चित रूप से आपका जनप्रतिनिधि होने के नाते, आपका बेटा होने के नाते मैं संकल्प लेता हूं शिक्षा के मंदिर पर आपने जो सोच रखा है वो व्यवस्थाएं इस नगर विधानसभा में लागू करके आपके भाईचारे की स्थापना करके इस नगर को विकास की दृष्टि से कीर्तिमान स्थापित करने का काम करें। ये सीकरी कस्बे के और आसपास के गांवों के लोग जो बैठे, इनके चेहरे पर चिंता की लकीरें देखा करता था। जब मैं विधानसभा के चुनाव में आया, मैं जगह जगह जब चरण छूकर आशीर्वाद लेने का काम कर रहा था, तो आप लोगों के चेहरे पर चिंता की लकीरें थी कि आखिर इस नगर का भविष्य क्या होने वाला है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, इस नगर का भविष्य वो होने वाला है जो आपने सपना देखा है, वो सपना निश्चित रूप से पूरा होगा। यहाँ लोग चर्चाएं करते थे कि गौ तस्करी की गाड़ियां जाती हैं, खाट को तोड़ जाती है, कोई पत्थर लगाता है उनको लग जाती है, कोई कांटे डालता है उनको भी सहन नहीं करते। पिछले 10 दिन से बताइए कोई गौ तस्करों की गाड़ी किसी ने हिम्मत करी हो यहाँ से निकालने की। और मैं इस मंच से कहता हूँ, जो संस्कृति पर हमला करेगा, जो संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश करेगा, जवाहर सिंह बेगम और राजस्थान की सरकार उस व्यक्ति को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करेगी। आप निश्चित मुझे चिंता होती, यहाँ अपराधी किस्म के लोग लोगों को धमकाने का काम करते। मैं गौ की बात इसलिए कर रहा हूं, गौ माता में 33 करोड़ देवता निवास करते हैं और उन 33 करोड़ देवता जब निवास करते हैं, इसीलिए हम उनको माता कहते हैं। तो ये बात सही है, गौ माता की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन इस गौ माता की रक्षा के लिए उपाय हम स्वयं को भी सोचना चाहिए। गौशालाओं में गायों की संपूर्ण संरक्षा करने का हम सपना सजोए, उसमें थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा। हम भी ये चिंतन करें, मनन करें, जब 33 करोड़ देवता निवास करते हैं और गाय को हम माता मानते हैं, तो अपने घर पर गाय बांध के कैसे सेवा की जा सकती है, इस पर भी हमको और आपको विचार करना चाहिए। क्योंकि हम भारतीय संस्कृति के पोषक हैं और भारतीय संस्कृति वेदों और पुराणों से संचालित, ऋषियों मुनियों के इस देश में ये परंपरा रही है कि हम और आप सब लोग उन देव पुरुषों का, उन देव शक्तियों का पूजन करें जो इस सृष्टि को चलाने में काम कर रही है। इस भारत में पेड़ को भी देवता माना गया है, इस भारत में पशु को भी देवता माना है, इस भारत में पक्षी को भी देवता माना है, इस भारत में मानव को भी देवता माना है, इस भारत में सर्प को भी दूध पिला करके उसको देवता मान करके एक संदेश देने का काम करते हैं कि किसी भी जहरीले व्यक्ति को प्यार से समझाया जाएगा तो अपना जहर फूंक करके आपके साथ मित्रता से काम करें। हम उस संकल्प को लेकर आगे चले, हम उस संकल्प को लेकर के आगे चले हैं, तो हमें संस्कारवान शिक्षा देने की आवश्यकता है। नई शिक्षा नीति 2020 माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लागू की है। देश के प्रधानमंत्री जी ने समय पर परिवर्तन किया कि हम शिक्षा के रूप में लोगों पर बोझ लादने का काम नहीं करें। हमारे जो बच्चे हैं, जो अध्ययनरत हैं, जो इच्छा रखते हैं, जहां उनकी रुचि है, उस तरह की शिक्षा लेकर के अपने मार्ग पर आगे बढ़ने का काम करें। उस शिक्षा नीति के माध्यम से हमको इन बच्चों को भारतीय संस्कृति से ओत-प्रोत करते हुए आगे बढ़ने के अवसर देने चाहिए। निश्चित रूप से संस्कारवान शिक्षा होगी तो आजकल जो हम पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर जो परिवार टूटने की व्यवस्थाएं हो रही हैं, जो भाईचारा टूटने की व्यवस्थाएं हो रही हैं, जिस तरह का प्यार खत्म होता जा रहा है, उससे दूरी होगी और वो जो प्यार पुराने के समय पर था वो लौट करके आएगा। और ये देश जब विश्वगुरु बनने के रास्ते पर चल पड़ा है, तो उस विश्वगुरु बनने के रास्ते पर चल पड़ने के देश में उस विकास की यात्रा में हमारा भी योगदान कहीं न कहीं सुनिश्चित होगा। उसको सुनिश्चित करने के लिए हमको संस्कारवान बनने की आवश्यकता है।
हमको सीखने की आवश्यकता है कि इस देश में जिस तरह के महापुरुषों ने संदेश दिया, जिन संत महात्माओं ने संदेश दिया, उस संदेश को आत्मसात करके हम संगठित होकर के समाज को कैसे संगठित कर सकते हैं, उसकी परिकल्पना हमारे दिमाग में सोचनी चाहिए। आज लोग पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर तरह तरह के इंस्ट्रूमेंटों का उपयोग करके दिशा भटकने का काम कर रहे हैं। मुझे चिंता होती है जब युवा पीढ़ी के लोगों को दिशाहीन होते हुए देखता हूं। नशे की प्रवृत्ति का प्रचलन युवाओं में बहुत बड़ा। मैं चाहूंगा कि हम क्लास में जब अध्ययन करवाएं तो आधे घंटे की सामाजिक शिक्षा की जो क्लास, उसमें नशा मुक्ति की बात करें, माता पिता के चरण छूने की बात करें, संस्कारित बनाने की बात करें, बुजुर्गों के आदर की बात करें। ऐसी शायद व्यवस्था इस लीग जिले से शुरुआत होगी, क्योंकि सामाजिक शिक्षा का भी एक पीरियड आपके इसमें है। मैं नथीलाल गुरुजी से कहूंगा कि इसकी शुरुआत बूढ़ली के स्कूल से हो और आधे घंटे का पीरियड संस्कार क्या है, माता पिता क्या है, गुरुजन क्या है, परिवार क्या है, गांव क्या है, भारत की संस्कृति क्या है, इस पे होगा तो निश्चित रूप से हमारे बच्चों में संस्कार है। क्योंकि हम भारत देश के निवासी हैं और भारत देश के पास सांस्कृतिक पूंजी बहुत बड़ी है। इस भारत देश में ही उन श्रवण कुमार ने जन्म लिया जो अंधे माँ बाप को 4 धाम की यात्रा कराने के लिए कंधे पर ले गया। उसने कभी नहीं सोचा कि मेरे बाबा बूढ़े हो गए, अब ये किसी काम के नहीं है, इनकी मनोकामना पूरी नहीं करूं। ले लानत है उन लोगों को जो आज के जमाने में इस भारत में 2 पैसे की नौकरी लगने के बाद माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। उन लोगों को उनका पुत्र कहने का कोई अधिकार नहीं है और इस भारत माता का पुत्र कहने का भी कोई अधिकार नहीं। उनको सोचना समझना चाहिए। जिस माँ ने हमको 9 महीने गर्भ में रखा, खुद गीले में सोई, हमको सूखे में सुला करके, उस बाप ने एक वक्त की रोटी खा करके, पढ़ा लिखा करके इस पद पोस्ट पे पहुंचाने का काम किया जहां से मैं मेरी जीवन को उपार्जन करने का काम कर रहा हूं। और वही और माँ और बाप यदि वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर हो, ये भारतीय संस्कृति अलाउ नहीं। हम उस देश के निवासी हैं जहां भारत जैसे भाई ने जन्म लिया। पारिवारिक कारण से प्रभु श्री राम को वनवास में जाना पड़ा और उस वनवास में जाने के बाद उस माँ के कहीं ने सोचा होगा भरत को राजपाट मिल जाएगा। लेकिन सीखना चाहिए हम भरत जी से। 14 वर्ष तक भाई के खड़ामुओं की पूजा करके शासन चलाते रहे, लेकिन उस सिंहासन की ओर आंख उठा करके नहीं देखा। आज के जमाने में भाई भाई की मेड़ तोड़ लेता है। यदि आपस में पैसे की लेन देन हो जाए, उसके बेईमानी करने पर तैयार हो जाते हैं। इसलिए हमको संकल्पित होने की आवश्यकता है कि हम और आप सब लोग उन आचार विचारों से ओतप्रोत होकर आज रामायण का अध्ययन करने के बाद, श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन करने के बाद उस संस्कृति का संचार हमारे दिल और दिमाग में होता है। हम उस देश के निवासी हैं जहां पन्ना दाई जैसी वीरांगना ने जन्म लिया। स्वामी भक्ति की मिसाल, अपने स्वामी का वंश चले। यदि उदय सिंह की जान बचाकर अपने बेटे की बलि देने का काम किया, उन पन्ना धाय को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। वो त्याग तपस्या की बलिदान की भूमि है। राजस्थान के निवासी बूढ़ले गांव और आसपास के लोगों, आप संकल्पित होइए। अब समय आ गया है, आगे बढ़िए, दुराचारी अत्याचारियों के खिलाफ खड़े होइए। कानून सख्त कार्रवाई करेगा और आपका सेवक आपके साथ खड़ा रहेगा। मेरा स्वागत किया, सम्मान किया, उसका मैं हृदय से आभार करता हूं। और आप सबको पुनः शुभकामनाएं देता हूं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का नारा दिया है, उसकी संकल्पना को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी जो योजना संचालित की, 1-1.5 महीने के शासन, जिस तरह की घोषणाएं की और उनको धरातल पर लाने का काम किया, ये नया कीर्तिमान स्थापित किया। उन्होंने पहले ही दिन कहा था भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान, अपराध मुक्त राजस्थान और विकास की दृष्टि से नंबर 1 राजस्थान। उन्होंने पहला प्रहार किया पेपर लीक करने वाले लोगों पर। पेपर लीक की घटनाएं पिछले शासन में आपने खूब देखी होंगी। रोजाना पेपर लीक की दर बदर 17-18 पेपर लीक हो गए। हमारे नौजवान दर दर भटकते रहे। उन पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए एसआईटी का गठन कर दिया और एसआईटी ने जांच शुरू कर दी। जिन लोगों ने पेपर लीक किए वो जल्दी सलाखों के पीछे होंगे, इस तरह की व्यवस्थाएं कर दी। उन्होंने पदभार ग्रहण करने के बाद कहा जो गरीब लोग एक किसी नाम से रसोई चलती थी,
उस रसोई में 400 ग्राम खाने के लिए वो देते थे। और भरतपुर में तो मैंने अखबार में पढ़ा था, आदमी नहीं उस रसोई में सुअर खाना खाते थे। आदमियों के लिए बनाया था, उसमें मिले बर्तनों को चाटते मिले, इस तरह की अव्यवस्थाएं उस समय थी। लेकिन माननीय भजन लाल शर्मा जी ने कहा कि इसका नाम श्री अन्नपूर्णा रसोई होगा। और श्री अन्नपूर्णा रसोई में 400 ग्राम नहीं, अब 600 ग्राम भोजन मिलेगा, जिससे मजदूर और मेहनत का व्यक्ति पूरा पेट भर के भोजन कर सकता। उन्होंने किसानों के लिए, लाभ के लिए जिस तरह का निर्णय किया, स्वागत योग्य। उन्होंने कहा 2275 रुपए गेहूं का भाव भारत सरकार ने सुनिश्चित कर रखा है, राजस्थान सरकार 125 रुपए बढ़ाकर 2400 रुपए प्रति क्विंटल देगी और उसकी खरीद की व्यवस्थाएं भी करेगी, जिससे किसान को फायदा मिल सके। उन्होंने सत्ता में बैठने के बाद बिजली की व्यवस्था को सुधारने का जिस तरह दिन ब दिन बैठक करना, मुझे भी उन्होंने निर्देश दिए थे कि ऊर्जा मंत्री जी के साथ बैठिए। मैं 3 दिन पहले जब ऊर्जा मंत्री जी के साथ बैठा और मैंने कहा कि बिजली की आंख में चोली, तो उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने राजस्थान की जितनी भी उत्पादन इकाइयां थी ना, सबको बंद कर दिया था और भ्रष्टाचार करने के लिए दुगनी रकम पर बिजली दूसरे प्रदेश से खरीदने का निर्णय ले लिया था। यहाँ की इकाइयां बंद पड़ी, उनके संचालन की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। लेकिन धन्यवाद देना चाहूंगा मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल शर्मा जी को। उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से बात करके जो हमारी कोयले की खदान छत्तीसगढ़ में राजस्थान की थी, उसको चालू करवा दिया और जल्दी से जल्दी बिजली की व्यवस्था भी सुदृढ़ हो गई। जो हमारे लोकतंत्र सेनानी थे, जिन्होंने इमरजेंसी में जेल काटी, उन्होंने कष्ट भोगे 17 महीने, इधर से उधर की जेल में गए, जिन्होंने इमरजेंसी का विरोध किया, उन लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन बहाल करके उन लोगों को भी संदेश देने का काम किया। हम वहां देख रहे थे कि हमारे बुजुर्गों की पेंशन 3-4 महीने से नहीं मिली और पिछली सरकार कह रही थी कि हम तो विकास की गंगा बहा रहे हैं, लोगों को धूप में खड़ा कर दिया उनके रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। 3-4 महीने से वृद्धावस्था की पेंशन नहीं मिली। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री जी को कि जल्दी से जल्दी व्यवस्था करके इन बुजुर्गों की पेंशन इनके खाते में पहुंचाने का काम करें। ये प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया। उन्होंने एंटी टेररिस्ट टास्क फोर्स गठित कर दिया, जो संगठित अपराध करने का काम करते थे, उन लोगों के खिलाफ जोरदारी से काम होगा। और हमने नगर में स्पेशल टीम घूम रही है, 4-4 गाड़ियां चल रही हैं, अपराधी बिलों में घुस गए हैं। मैंने कहा है कि अपराधी भले ही बिल में घुस गए हों, उनकी पूंछ पकड़ करके बाहर लाइए और जितना बड़ा अपराधी है उसको जल्दी से जल्दी सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करें। ये काम शुरू कर दिया, ये काम शुरू हो गया है। आप तो निश्चिंत रहिए, अच्छा काम करिए, बढ़िया काम करिए। मैंने चुनाव के दौरान भी कहा, आप जो कह रहा हूं, बढ़िया और अच्छा काम करोगे तो तुम सब जवाहर बेगम हो, सब जवाहर बेगम बन के काम करिए। मुझे प्रदेश की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। मेरा यह दायित्व बनता है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो, पुलिस का मनोबल बढ़े और पुलिस जनता के प्रति जवाबदेह हो। इस तरह की व्यवस्था करने का हम काम करें। आप सब लोग मेरे ऊपर आशीर्वाद रखिए। मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं। आपने 5 साल के लिए मुझे चुना है। मैं पूरे 5 साल नगर की जनता की सेवा करूंगा, राजस्थान की जनता की सेवा करूंगा। 5 साल बाद मूल्यांकन कर लेना। अच्छा करूंगा तो आप स्वागत कर दोगे, गलत करूंगा तो आप भी जैसे और लोग चले गए बिस्तर बांध के। ये किसी की परमानेंट नहीं है। जनप्रतिनिधि को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। मैं आपको एक आह्वान करूंगा, इन दिनों फोन ज्यादा व्यस्त रहा है मेरा, क्योंकि पूरा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली जो लोग परिचित थे सब फोन कर रहे हैं। एक ही सिम है मेरे पास, तो कई भाइयों के फोन उठ नहीं पाए होंगे, सही समय पे फोन नहीं उठा होगा तो उनको पीड़ा भी हुई होगी। चुनाव के टाइम पे तो रात को 11 बजे फोन कर रहे हो फोन। मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूं और आप सब लोगों से ये कहना चाहूंगा कि किसी भी भाई को कुंठित होने की जरूरत नहीं है, नाराज होने की जरूरत नहीं है। 3-4 नंबर हम जल्दी ही शुरू कर रहे हैं। नगर में हमने कार्यालय शुरू कर दिया है और अब महीने में 2 दिन मैं गांव में ही सोऊंगा।
आज की रात मेरी सीकरी में है। उसके बाद जिस गांव का नंबर आएगा वहीं चूल्हे की रोटी खाएंगे और वहां की समस्याएं सुनेंगे और अधिकारियों को गांव में बुला करके समाधान कराने का काम करेंगे। वहीं बैठेंगे। मेरे सरपंचों को भी कहा है कि पिछले समय पे कोई कमीशन वमीशन चलता बताया, अब कमीशन बंद, लेकिन काम बढ़िया करो। अब लीपा पोती छोड़ो, अच्छे काम करो। और आपसे कोई कमीशन मांगता है तो अपने बेटे को बताइए, उसका इलाज करने का काम राजस्थान की सरकार करेगी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इसीलिए बनी हुई, लेकिन करिए तो सही। अब कह रहे ये सड़क बंद पड़ी है साहब, इस सड़क में क्या घोटाला हुआ पता है क्या आपको? कोई बैठते थे बुजुर्ग यहीं, माँ बाप तो सबके अच्छे ही होते हैं, लेकिन वो पता नहीं है सीकरी में बैठ के इस ठेकेदार को बुलाया, उस ठेकेदार को बुलाया, इसका ये कर दिया, उसका ये कर दिया। बीच में से सड़क बैठ गई, अखबार में छपी, मैंने देखी। इन लोगों पर लगाम कसने का काम आप सबको मिलकर के करना है। यहाँ कोई ठेकेदार और ऐलान करते बताए, मैंने सुना है, अब कितनी सत्यता है। ठेकेदार ये कहते हैं कि हम तो वहां से ठेका लाते हैं जहां एमएलए और मंत्री ढोक लगाते हैं। वो सुन ले कान खोल करके, किसी के घमंड में रहते हो तो। काम अच्छा नहीं किया और जनता के प्रति जवाबदेह नहीं हुए ना, तो सचिवालय में बैठने वाले कई लोग जेल में बैठे। यहां गुंडागिर्दी और दादागिरी तो किसी की भी नहीं चलेगी। जनता का राज चलेगा, कानून का राज चलेगा। तो आप सब लोग पूरे दृढ़ निश्चय करके, संकल्पित होकर, मैंने यहां सुना है कोई टटलू वटलुओं की गैंग और चलती है, सुना है मैंने। अब देखो आप इस महीने में देखो, बहुत जल्दी यहां ऐसी टटलू और लूट की जो गैंग चल रही है ना, राजस्थान पुलिस उनका इलाज करेगी। आप तो बताते जाओ, जो भी अपराधी है वो किसी भी जाति समाज का हो, उस अपराधी के खिलाफ हम ठोस कार्रवाई करेंगे, कतई संकोच नहीं करेंगे। लेकिन एक काम जरूर आपको करना पड़ेगा। पिछले दिनों जब ये कार्रवाइयां हुई हैं, तो अपने ही कुछ लोगों के फोन आए हैं उनकी गारंटी देने के लिए। ये गारंटी देना बंद करो कृपया। अपराधी को अपराध की सजा मिलने दो। आप सब मेरे पूजनीय हैं, और पूजनीय हैं तो आप सबका सम्मान रखना मेरा फर्ज है। आप सब मिलकर के एक नगर को सुनहरा नगर बनाने के लिए, विकसित नगर बनाने के लिए संकल्पित होइए। मैंने उस समय भी कहा था कि आप सवारी तो करो, ये चेतक आपको धोखा नहीं देगा। मैंने वो बात कही थी, मैं एक भी बात को नहीं भूला हूं। सवारी आपने कर दी है और चेतक ने अपना काम शुरू कर दिया है। आप तो समय समय पर मुझे एहसास कराते रहो, चाबक देते रहना, आपकी सवारी को वहां तक ले जाएगा जहां आप सपना देखते हो। जय हिंद, जय भारत, बोलो जहांगीर बाबा की। अब इजाजत हो तो मैं चले जाऊं।